जो सिंदूर हम लगा रहे हैं ना, हमारी मजबूरी बन गई है। अगर इस समाज का डर नहीं होता, हमारे बच्चों की परवरिश की बात नहीं होती, तो बहुत पहले खुद को हम इस रिश्ते से आजाद कर चुके होते। सिर्फ और सिर्फ हमारे बच्चों के लिए हम ये खून के आंसू पी रहे हैं और जी रहे हैं। बार बार अपने दिल को तसल्ली देते जा रहे हैं कि पति का प्यार, ये रिश्ता हमारे नसीब में नहीं है तो ना सही। हमारे ससुराल से किस्मत में हमें कुछ नहीं मिला तो ना सही, लेकिन हमारे मायके में हमें और हमारे बच्चों को उनका हक जरूर मिलेगा। और ये हक दिलाने में हमारे बच्चों के पिता हमारी मदद जरूर करेंगे। लेकिन नहीं, हमारे बच्चों का पिता इतना मतलबी निकला कि सिर्फ और सिर्फ अपनी दुश्मनी निकालने के लिए उसने कभी भी किसी के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। अपनी दुश्मनी, अपनी नफरत अपने बच्चों के भविष्य से ज्यादा अहम था उसके लिए। क्यों दे रही हो इस वक्त मुझे ये ज्ञान? तुम चाहती क्या हो? तुम अपने बच्चों के लिए एक उज्जवल भविष्य चाहते हैं, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि उनके नाम के सामने तुम्हारा नाम लगा है। लेकिन वो इस बात से अनजान है, नहीं जानते। हमारे बच्चे ये नहीं जानते कि वो अपने पिता के नाजायज औलाद हैं। उन बच्चों के बारे में हम क्या ही कहें। 2 बच्चे पैदा करने के बाद तो हमें पता चला कि तुम्हारी शादी पहले से हो चुकी है। तुम्हारी एक पत्नी है, 2 बच्चे हैं। उसके बावजूद तुमने हमसे शादी की और हमने शिवानी और आर्यन को जन्म दिया। लेकिन कानून की नजरों में एक ब्याती पत्नी के होते हुए तुमने दूसरी शादी की, जो जुर्म है, क्योंकि उनके हिसाब से ये पवित्र रिश्ता कोई खेल नहीं है, एक औरत की पहचान है, उसका वजूद है। इसीलिए उन्होंने ये कानून बनाया है कि अगर कोई भी इंसान एक ब्याती पत्नी के रहते हुए किसी दूसरी औरत से शादी करता है तो उस शादी के कोई मायने नहीं रहे, और उस गैर कानूनी रिश्ते की वजह से जो बच्चा पैदा होता है वो बच्चा नाजायज कहलाता है, जिनका अपने पिता पर, उनकी जायदाद पर कोई हक नहीं होता। कल को तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे हमारे सामने आकर अपना हक मांगेंगे और हमारे बच्चों को एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी। समाज में हमारे बच्चों का अस्तित्व हो, कल को हमारी शिवानी की शादी एक अच्छे घर में हो, सिर्फ और सिर्फ उसके लिए ये जो मंगलसूत्र है ना, काली मोतियों की माला पहनकर हम घूम रहे हैं। अपनी खुशी की खातिर तुमने हमसे शादी की ना, हमारे परिवार का नाम इस्तेमाल करके राजनीति में अपना सिक्का जमा लिया, पर बदले में हमें क्या मिला? शर्मिंदगी, बदनामी, इस रिश्ते का बोझ मिला हमें। वाह प्रशांत वाह, आज अपनी दुश्मनी मिटाने के लिए तुम हमारे बेटे आर्यन का इस्तेमाल कर रहे हो। बस बंद करो अपनी ये बकवास। कानून की नजर में हमारी शादी चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं इसे निभाने के लिए तैयार था। मैं अपने बच्चों का पिता बनके उनकी जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार था, लेकिन तुमने मना किया और तुम अपना बोरिया बिस्तरा उठा के अपने भाई के घर, अपने माँ बाप के घर चली गई। बस प्रशांत बस। ये मेनका कभी किसी के सामने भीख नहीं मांगती और वो अपना हक किसी के साथ बांटती नहीं है। इसलिए तुम्हारे साथ हमने ये रिश्ता नहीं निभाया। चले गए थे हम अपने मायके, भरोसा था हमें अपने घर वालों पर, अपने भाई पर। इतने सालों से उस परिवार की हमने इतनी सेवा की, दिन रात, तो हमें लगा कि हमें और हमारे बच्चों को वो हक मिल जाएगा। लेकिन नहीं, वो माधव भी तुम्हारी तरह हमें धोखा दे गया। सारी प्रॉपर्टी
उसने ट्रस्ट का नाम कर दिया जो 18 साल बाद सिर्फ और सिर्फ विनायक को मिलेगा। उस धोखे से आज तक हम उबर नहीं पाए हैं और अब तुम जाकर उस देविका का साथ दे रहे हो और माधव की सारी प्रॉपर्टी हड़पने का प्लान बना रहे थे तुम। अगर तुम्हारी नियत होती तो तुम ये प्रॉपर्टी अपने बेटे या फिर हमारे नाम कर देते। तुम्हें क्या लगा? तुम माधव की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर दोगे ताकि तुम्हारी पत्नी यानी कि ये मेनका, इस मेनका को तुम अपने पैरों तले रौंद के रखो। छोटी छोटी चीज के लिए ये मेनका तुम्हारे सामने घुटने टेके तुमसे भीख मांगे। लेकिन प्रशांत, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि अब ये मेनका कभी किसी के सामने झुकेगी नहीं। मेनका जो भी चाहेगी वो खुद हासिल करेगी, अपने मंसूबों को खुद वो पूरी करेगी। अब सामने होगी मेनका की मंजिल और उसका रास्ता, और इस राह में हम किसी को भी बीच में नहीं आने देंगे। अच्छा मेनका, अब मैं समझा कि तुमने आराधना के साथ मिलकर देविका को अपने रास्ते से क्यों हटाया, क्योंकि तुम जानती थी कि तुम्हारे आगे आने वाले प्लान में देविका तुम्हारे रास्ते का रोड़ा बनेगी, है ना? हमने देविका को रास्ते से सिर्फ इसलिए हटाया क्योंकि वो बेकाबू हो गई थी। माधव का प्यार उसका सर चढ़कर बोलने लगा था। माधव को अपने काबू में रखने के लिए नकली दवाइयां देने लगी थी वो माधव को, और अगर वो शादी करके इस घर के अंदर आ जाती ना तो हम सबको बाहर निकाल देती। इसलिए हमने देविका को उस घर से निकाल दिया। और वो लड़की आराधना, वो हमें कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन क्या है ना, वो लड़की गाय है। उसकी लगाम हम किसी भी वक्त खींच सकते हैं। उस लड़की को अपने हाथों के नीचे दबोच के रख सकते हैं। इसलिए हमने आराधना का साथ दिया। आराम से। तुम्हें जेल भेजकर एक अध्याय तो खत्म कर दिया है हमने, और माधव की बर्बादी के साथ हम दूसरा अध्याय भी खत्म करेंगे। मेनका, मेनका, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ना तुम्हें ना तुम्हारे भाई को। आज तो तुमने मुझे धोखे से फंसा दिया, लेकिन यह प्रशांत द्विवेदी बाहर आएगा और फिर तुम पछताओगी। बड़े भैया, ये क्या हुआ है? ये मिट्टी कैसे लगी है? आपको फिर से चक्कर तो नहीं आए थे? आप कहीं गिरे थे क्या? कोई चोट आई है? मुझे दिखाइए। नहीं, मुझे चोट नहीं आई है। हाँ, मैं गिर गया था, पैर फिसल गया मिट्टी में, इसलिए थोड़ी सी मिट्टी लग गई इधर। फिक्र मत करो आराधना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतना ओवर रिएक्ट मत करो, रिलैक्स। अभी फ्रेश होके आया था, मैं ठीक हूँ। ओके? लेकिन साहब जी गए कहाँ थे? बड़े भैया, प्रशांत को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। क्या? कहाँ छिपा पड़ा था वो, और किसने अरेस्ट करवाया? मेनका जीजी ने पकड़वाया। तुम ठीक हो? देखो शिवानी, तुम और आर्यन मेरे लिए विनायक जैसे ही हैं। तुम लोगों में मैं कभी भेदभाव पर रख सकता हूं? नहीं ना? एंड आई प्रॉमिस कि जब तक मैं हूं एक बाप की कमी महसूस नहीं होने दूंगा मैं। हर फरमाइश पूरी करूंगा, हर जरूरत पूरी करूंगा मैं। ओके?